तो आज पाठ है कक्षा 7 में पौधों में जनन। कक्षा 7 विषय विज्ञान। जितने भी जीवधारी होते हैं अपना वंश बनाए रखने के लिए जनन किया करते हैं, है ना। यानी माता पिता चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे इनसे क्या होगी, संतति होगी, नहीं संतान। ठीक है, ठीक। पौधों में भी यही है। जो पौधे के भाग तुम लोग कक्षा 6 में पढ़े होंगे। पौधे के भाग कौन कौन से भाग पढ़े हो? पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, फूल, पत्ती, फूल, फल, शाखाएं और तना में आ गया सब। ये पौधे के भागों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बताया गया था, समझाया गया था, है ना। तो पौधे के जो ये वाले भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती वगैरह, ये कहलाते हैं कायिक अंग। कायिक अंग। या अब फूल से क्या बनेगा? फल बनेगा। फल से क्या बनेगा? बीज बनेगा। फूल तुम्हारा आएगा जनन अंग। क्या होगा? ये पौधों की बात हो रही है, जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं। तो एक फूल जनन अंग है। ठीक है, फूल में भी देख लें तो किसी पौधे में एक ही पौधे पर माता वाले पुष्प होते हैं, एक ही उसी में पिता वाले, यानी नर भाग भी उसी में, मादा भाग भी उसी में। ठीक है, और किसी में अलग अलग होते हैं। जैसे पपीता होता है, पपीता में नर वाले पपीता अलग होते हैं और मादा वाले अलग होते हैं। ठीक है, क्यों उनमें परागण होता है, कैसे तो हम बताएंगे। तो ये कायिक अंग हो गए, जड़, तना और पत्ती, ये कायिक अंग है। कौन से हैं? कायिक अंग। इन्हीं का दूसरा नाम होता है वर्धी अंग। वर्धी भाग। ठीक है, जनन कौन सा होता है? पुष्प होता है। जनन कौन सा? पुष्प। तो उस दिन हमने पुष्प की संरचना बताई थी। ठीक है, सबसे नीचे बाह्य दल, इसके बाद दल, पुंकेसर लगे होते हैं। और पुंकेसर के ऊपर क्या होता है? परागकोश होता है, वही पुंकेसर है। वो परागकोश उसमें जाके वर्तिका में जाएगा, और वर्तिका में जाना ही, पहुंचना ही परागण कहलाता है। यही तो बताया था, है ना। तो जनन कौन सा? फूल है। फूल जनन अंग है पौधे का। और ये है कायिक अंग। फूल से फल बनेगा, फल से बीज बनेगा, बीज से नन्हा पौधा बनेगा। ये लगभग सभी पौधों में होता है कि बीज से ही नन्हा पौधा बनता है। लेकिन बीज के अतिरिक्त भी नन्हा पौधा बनेगा। कैसे? ये पौधे के जो कायिक भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती, इनसे भी नन्हा पौधा बनेगा और बीज से भी बनेगा नन्हा पौधा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जनन होता है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का जनन? 2 प्रकार का। जो जनन होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है, अभी लिखो को नहीं, देखते जाओ। पहला प्रकार है लैंगिक जनन। और दूसरा है अलैंगिक जनन। शुद्ध लिखना, अलैंगिक जनन। अब देखो, जनन अंग तो तुम्हारी ये है, फूल है। अब फूल से फल बनेगा, फल से बीज बनेगा, बीज से नन्हा पौधा बन जाएगा। तो बीज द्वारा जो पौधा बन रहा है, नन्हा पौधा जो बीज द्वारा बन रहा है, वो कहलाएगा लैंगिक जनन। क्या कहलाएगा? मेरे तुम सीधे इसमें लिखो, बीज द्वारा। ठीक है, ये समझने के लिए है। यानी बीज द्वारा जो बनेगा नन्हा पौधा, वो है लैंगिक जनन के अंतर्गत आएगा। और जो कायिक अंगों द्वारा, यानी जड़, तना, पत्ती द्वारा जो नन्हा पौधा बनेगा, वो कहलाएगा अलैंगिक जनन। कायिक भागों द्वारा, कायिक भाग यानी वर्धी भाग, कुछ भी बोल सकते हो, या ये शब्द याद ना रहे तो जड़, तना, पत्ती बोल देना। ठीक है, फूल के अलावा, फूल, फल, बीज के अलावा, इनके अलावा
अन्य भागों से अगर नन्हा पौधा जन्म ले रहा है तो वो कहलाएगा अलैंगिक जनन। कायिक भागों द्वारा, ठीक है। तमाम पौधे ऐसे होते हैं जो बीज द्वारा तैयार नहीं होते, या ऐसा यहाँ का वातावरण नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है कि वो बीज जम जाए यहाँ पर। जैसे गुलाब होता है तो गुलाब का बीज यहाँ पर बोया गया था कि वो टहनी लगाई गई थी, उसकी टहनी लगाई गई थी, है ना, उससे भी नन्हा पौधा हुआ था कि नहीं? हाँ, तो कायिक भागों द्वारा हुआ। ऐसे अमरूद का हम तैयार कर सकते हैं गोटी बांध करके, ऐसे हम सभी पौधों को तैयार कर सकते हैं। कुछ पौधों का बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है, कुछ में थोड़ा सा समय लेता है या बड़ा नियम लगता है। तुम लोग भी तैयार कर सकते हो, अमरूद वगैरह तैयार करके देखना, उसके तरीका हम बता देंगे, ठीक है। तो जनन दो प्रकार का हो गया, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक। अब इसको नोट कर लो फटाफट। अब देखो, जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन भी 4 प्रकार का होता है तुम्हारे कोर्स के हिसाब से। अभी होता हो रहा है लेकिन तुम्हारे हिसाब से 4 प्रकार का होता है। पहला है मुकुलन, दूसरा है खंडन, तीसरा है बीजाणु निर्माण वाला, और चौथा है वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन, ठीक है। 4 प्रकार का होता है। जो पहला है, पहले उसको समझते हैं। जो घर में तुम लोग ब्रेड खाते हो, ब्रेड रोटी जानते हो? ब्रेड जानते हो, फुली फुली होती है। जो ब्रेड होती है चाय के साथ खाई जाती है, मट्ठा के साथ खाई जाती है, चाय के साथ। तो ब्रेड फूली होती है ना, तो ब्रेड को फुलाने के लिए लिखना नहीं है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब ये ईस्ट क्या है? जब हमने जीव में बताया था कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं एक कोश की जीव, एक होते हैं बहुकोश की जीव। जिन जीवों में एक कोश का पाई जाती है केवल, उसको एक कोश की जीव कहते हैं। जिन जीवों में, जिन जंतुओं में, जिन जीवधारियों में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, उसको बहुकोश की जीव कहते हैं। बताया था कि नहीं? हम लोग क्या है? बहुकोश की जीव है। अमीबा क्या है? एक कोश की जीव। पैरामीशियम क्या है? एक कोश की जीव। यूग्लिना क्या है? एक कोश की जीव। भैंस क्या है? बहुकोश की जीव। तो सीधी सी बात है, जिसमें ज्यादा कोशिका पाई जाए, एक से ज्यादा कोशिका पाई जाए, वो बहुकोश की जीव। जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाए, वो एक कोश की जीव। तो ईस्ट भी एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं? जिन जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, ऐसी आंखों से नहीं देख सकते। ईस्ट भी एक सूक्ष्म जीव है। इसका प्रयोग ब्रेड फुलाने के लिए किया जाता है। जो ब्रेड होती है ना, जो चाय के साथ खाते हैं, मुलायम होती है, वो फूली हुई होती है। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है उसमें। ईस्ट सूक्ष्म कोश की सूक्ष्म जीव है, और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक कोश की होते हैं। भाई एक से ज्यादा कोशिका होती तो हमको ऐसी आंखों से दिखाई देता होगा, और जब एक से एक ही कोशिका है तभी तो दिखाई नहीं दे रहे, है ना। तो ईस्ट क्या होता है? ईस्ट एक कोश की जीव। ये तुम्हारे समझने के लिए हमने दिया है, ताकि तुम लोग ये ध्यान रखो कि ईस्ट कहाँ जो है पाए जाते हैं, किस काम में प्रयोग होता है। अब अगर ईस्ट को देखो, तुम ईस्ट को देखो, जिस प्रकार से ये ईस्ट है, और इस तरह से धीरे धीरे करके क्या होगा, क्या और पतली हो गई भैया, ले और पतली हो गई। ये केंद्रक भी 2 भागों में बटा, और अंतोगत क्या होगा? 2 भागों में ये उससे अलग हो जाएगा। ये इतना जल्दी ये करते हैं प्रजनन की, इसी तरह से श्रृंखलाएं जुड़ती चली जा रही है। इसको श्रृंखला बोलते हैं, मुकुल श्रृंखला। ये मुकुल है भैया, क्या है? ये मुकुल है। क्या है? मुकुल है।
इसको मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मुकुल है निकल रहा है, ये मुकुल है निकल रहा है, ये मुकुल है निकल रहा है। ईस्ट में इस प्रकार से होता है। कौन सी विधि द्वारा प्रजनन? अलैंगिक विधि। अलैंगिक विधि में कौन सी? मुकुलन द्वारा। ठीक है, मुकुल निकल रहा है, इस तरह से अलग होते चले जाते हैं और इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, ये होता है मुकुलन। समझ गए? तो जो ब्रेड रोटी खाते हो उसको फुलाने के लिए ईस्ट का प्रयोग करते हैं। वो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय का मतलब हमें ऐसी आंखों से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ईस्ट कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ संरचना इस प्रकार की होती है। जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत कुछ गलत, ज़्यादा गलत नहीं है, मतलब ज़्यादा बढ़िया चित्र नहीं बना है, पर जो है इसी तरह से होता है। जैसे अमीबा में हमने बताया था। क्यों भाई, क्यों हंसी आ रही है? हाँ? बन जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये मुकुलन समझ में आए? अब कोई पूछ सकता है कि अलैंगिक की कौन कौन सी विधि है अलैंगिक जनन की? तो मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, वर्धी प्रजनन, ये बताना पड़ेगा ना, इसलिए लिख दिया। इसको नोट करो फटाफट, फिर अगला बताते हैं। अब देखो मुकुलन विधि समझ में आया। अब देखो दूसरा है खंडन विधि। जो तालाब वगैरह होते हैं, तालाब हो या नदी हो, जहाँ का पानी शांत होता है, वहाँ पानी की ऊपरी सतह पर हरा हरा कोई चीज इकट्ठा रहती है। हरे हरे क्या बोलते हैं? शैवाल। तंतु, तो वो जो तंतु होते हैं ना, वो सब इकट्ठे रहते हैं। तो तंतुओं का जाल पड़ा रहता है, तंतुओं का जाल पड़ा रहता है। तो ये जो तंतुओं का जाल होता है ना, तंतुओं का जाल, ये शैवाल होते हैं, ये सब शैवाल है। क्या है? शैवाल ही बोलते हैं उसको। ठीक है, शैवाल ही बोलते हैं। तंतुओं का जो जाल पड़ा होता है, तंतुओं का मतलब वो जो हरा हरा दिखता है, तो वही टूटने लगता है और टूट करके नए वो बन जाते हैं। टूट करके खंड खंड हो जाते हैं, कई खंडन में बढ़ जाता है। ये तंतुओं का जो जाल होता है, ये कई खंडों में बढ़ जाएगा, कई खंडे हो जाते हैं इसकी, कई खंडों में बढ़ जाता है। और कई खंडों में बढ़ गया तो नया सवाल पैदा हो गया उससे। ये होती है खंडन विधि। जैसे अमीबा में विखंडन विधि बताई थी, है ना, तो ये खंडन विधि होती है। ये ऐसे कौन से सवाल होते हैं? जो स्पाइरोगाइडा, यूलोथ्रिक्स, तो ये होते हैं सवाल के नाम हैं। वही सवाल जो अभी कैथी में जाओ तो तालाब में वो हरा हरा ऊपर ऊपर लगा है ना, हाँ, वो सवाल ही। ठीक है, यही है स्पाइरोगाइडा, यूलोथ्रिक्स। तो वो पूरा जाल पड़ा हुआ है तंतुओं का, और वो जब टूटेगा तो नए तंतु बनते जाते हैं। तो जब पूरे तालाब भर में हो गया है, पहले थोड़ा सा रहा होगा, धीरे धीरे विखंडन होते होते पूरा तालाब ढक लिया उसने। देखे वो सब ढक गया। हाँ? तो ये है, इस विधि को कहते हैं खंडन विधि। क्या कहते हैं? खंडन विधि। ये किस में होता है? कुछ शैवालों में होता है। कौन कौन शैवाल है? स्पाइरोगाइडा और यूलोथ्रिक्स। समझ गए? इसको नोट करो फटाफट। अब अगला है बीजाणु निर्माण द्वारा। ये भी अलैंगिक जनन है, यानी माता पिता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अलैंगिक जनन। तो बीजाणु निर्माण द्वारा क्या हो कि जैसे जो ब्रेड होती है, ब्रेड को जैसे खोल कर के रख दो 2 दिन के लिए, इसके बाद या रोटी हो या अचार हो, ऐसे तेल में न डूबा हो, ऐसे रख दो, तो कुछ समय में बाद देखोगे उसमें सफेद सफेद रुई की जैसी रचनाएं फैल जाती हैं। होता है कि नहीं? जिसको क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल जाल के जाल हो जाएगा बेटा। ठीक है, जाल का जाल हो जाएगा, है पूरा जाल हो जाएगा, एकदम एकदम घना घना रुई के जैसा। और ये ऊपर की ओर, ऊपर कुछ मोटी मोटी हल्का सा रचनाएं होगी, हल्का सा मोटी मोटी रचनाएं होगी। अगर उसको ध्यान से देखोगे तो हल्का हल्का मोटी मोटी रचनाएं होगी। ऊपर थोड़ा सा हल्का सा मोटा मोटा टाइप का होगा। ये इसको कहते हैं बीजाणु। क्या कहते हैं? इनको कम भोजन भी मिले या विपरीत परिस्थितियां भी हों, ज़्यादा अच्छी न हो, वहाँ भी ये उग जाते हैं। यानी ब्रेड को तुम चाहे जहाँ रख दो, उसमें सफेद सफेद हो जाएगा। रोटी में, जिसको यहाँ गांव की भाषा में क्या कहते हैं? भुंडा। भुंडा लग जाता है, लग जाता है ना, गांव की भाषा में भुंडा कहते हैं। अचार में लग जाता है सफेद सफेद। हाँ, यही है बेटा। ठीक है, बीजाणु फफूंद कहते हैं। बिल्कुल, फफूंद है। क्या बोलते हैं? फफूंद। सही बात।
तो ये पूरा कवक तंतुओं का जाल बन जाता है, कवक तंतुओं का जाल बन जाता है। फफूंद उसी को बोलते हैं, उसी को कवक बोलते हैं। तो ये जब ये बीजाणु गिरेंगे, जहाँ गिरेंगे वहाँ से फिर और पैदा हो जाएंगे। ठीक है, ये इसलिए कहते हैं बीजाणु निर्माण द्वारा जनन। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन, ऐसे जनन होता है। इसके बीजाणु गिरते हैं, जहाँ गिरते हैं वहाँ और उग जाते हैं। तो बीजाणु हो गया बीजाणु द्वारा। अब बीजाणु कैसे होता है? फफूंद में। हाँ, जैसे हम लिख दे रहे, जैसे मांस का एक पौधा होता है, फर्म का होता है, फफूंद होता है। तो ना तुम्हें मांस फर्म ध्यान रहा है, तो कम से कम फफूंद तो ध्यान रहा है। फफूंद, फफूंदी, भूंडा, ठीक है, इनमें होता है बीजाणु निर्माण द्वारा। इनमें बीजाणु बनते हैं। कुछ बेटा शैवाल भी होते हैं, कुछ शैवाल में भी बीजाणु निर्माण द्वारा होता है। कुछ शैवाल भी होते हैं, कुछ शैवालों में खंडन भी द्वारा होता है, कुछ शैवालों में बीजाणु निर्माण द्वारा भी होता है। ठीक है, बात समझ में आई? इसको भी नोट कर लो, समझ लो। ये समझ गए हो नहीं? समझ गए हो? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए, जो लास्ट हमारा वर्गी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन, इसमें क्या होता है कि जो पौधे के कायिक भाग है, पौधे के कायिक भाग में, अब बेटा आकाश, कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे जड़, जैसे तना, जैसे पत्ती। इनके द्वारा, कायिक भागों द्वारा नए पौधे का जन्म हो, नन्हे पौधे का या नए पौधे का जन्म, उसे क्या कहते हैं? वर्गी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, जैसे जरा देख लो, हमने कहा जड़ द्वारा, हमने क्या कहा? जड़ द्वारा। तो जड़ द्वारा किसका होता है भाई? जैसे देख लो, हाँ, जड़ द्वारा प्रवर्धन किसका होता है? जड़ किसी की बोले हो, जैसे शकरकंद, शकरकंद को बोलते हो। ठीक है, जैसे सतावर, इनको बोलते हो। ठीक है, नन्हा पौधा जम जाएगा। दूसरा है तना द्वारा। अब तना द्वारा किसका भाई? गुलाब, आलू। हाँ, गुलाब बिल्कुल सही बताया। और बताइए? अरे हो, अदरक, और हल्दी, हल्दी बिल्कुल। इसी तरह से कई सारे होते हैं। गन्ना, गन्ना कभी तो तना बोया जाता है। हल्दी, गन्ना, आलू, आलू को देखो, आलू अगर ज्यादा बड़ा हो तो उसके कई पीस कर दिए जाते हैं। जैसे आलू होता है ना, अब इसमें कहीं कहीं गड्ढे नामक होते हैं, कहीं कहीं गड्ढे नामक होते हैं। इसको कहते हैं आँख। क्या कहते हैं? आँख। क्या कहते हैं? ये आलू की आँख। क्या बोलते हैं? आलू की आँख। पहली बार सुना है ना कि आलू की आँख होती है? जी। हाँ, ये आँख है। देख करके देखना आलू देखना पहले, जहाँ गड्ढा नामक होगा, या तुम्हें प्रयोग करना हो तो किसी भीगी हुई चीज में किसी आलू को लपेट के रख देना, वहीं आँखहीन से नव पौधा जमा लगी। जी, ठीक है, जम जाता है। जमे हुई आलू घर में जब किचन में रख देते हो, कोई आलू जम जाते हैं नमी के कारण, इसमें देखना वो आँख की जगह से निकलता है। अब जैसे इस आलू को हमको बोना है, इस आलू से कई पौधे तैयार करने हैं, तो इस आलू से हम कई पौधे तैयार कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से कटिंग करो कि हर टुकड़े में क्या हो? आँख हो, हर टुकड़े में आँख हो। तो एक आलू से जाने कितने पौधे तैयार हो जाएंगे, समझ गए? और वो जब तक पोषण लेने लायक नहीं हो जाता, तब तक इसी से पोषण तत्व लेते रहता है। आलू उसी से लेता रहता है और उसी से जम जाएगी, सारी चीज उसी से मिल जाएगी। आलू की आँख है, समझ गए? तो जड़ में कुछ फसलों में जड़ के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। इधर देख लो बच्चों, कुछ पौधों में तना के द्वारा होता है और कुछ पौधों में
पत्ती के द्वारा भी होता है। एक पौधा होता है लिगोनिया। क्या होता है? बिगोनिया का जो पौधा होता है उसमें पत्ती जैसे गिर जाए और पत्ती गिर जाती है और वो वहीं जम जाती है, उसी से नन्हा पौधा जम जाता है। ठीक ना? बिगोनिया हो गया, अजूबा हो गया, क्या अजूबा आदि कर दो भाई। ये उदाहरण है ये दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया? बिगोनिया और अजूबा जो होता है उसकी पत्तियां जमीन में गिर जाती हैं, या तोड़ करके तुम जमीन में रख दो, अच्छा वातावरण पा जाएंगी तो जम जाएंगी। यही हाल अजूबा का होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो पौधे के जो वर्धी भाग हैं, जो वायवीय भाग हैं, उनसे भी नन्हे पौधे का जन्म हो रहा है। फूल की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब जितने भी ये चार हमने बताए इसमें बीज की आवश्यकता नहीं है, सीड बीजा की आवश्यकता नहीं पड़ी और नन्हे पौधे का जन्म हो गया ना। जैसे ईस्ट में मुकुलन द्वारा हो जाता है, खंडन द्वारा ये जो तुम्हारे शैवाल होते हैं स्पाइरोकाइटा और यूलोथ्रिक्स, इनमें हो जाता है। इस प्रकार से चित्र बनाया था, एक शैवाल है, ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो दो शैवाल हो गए, एक के दो हो गए। ऐसे ही बीजाणु निर्माण द्वारा फफूंद जो होती है, जो अचार वगैरह में या ब्रेड वगैरह में जो लग जाती है सफेद सफेद धागेनुमा संरचना, जाल बना होता है, उसके ऊपर जो है बीजाणु होते हैं, ऊपर की ओर जो जाते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा मोटी संरचना होती है, वो बीजाणु होते हैं। वो जहाँ पर गिरते हैं वहीं नन्हे कवक पैदा हो जाते हैं। तो मांस में भी होता है, फल में भी होता है, फफूंद भी होता है, शैवाल में भी होता है। वर्धी प्रजनन, वर्धी प्रवर्धन ये हरे भरे पेड़ पौधों में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका प्रयोग भी वैज्ञानिक विधियां भी होती हैं, इसका प्रयोग भी हम नन्हा पौधा जमाने में हम कर सकते हैं। जैसे कोई फल वाला पौधा किसी के घर में है, जैसे विकास के घर में बढ़िया सा नींबू है जो साल भर फलता रहता है। हमारे घर का जो नींबू है वो साल में एक बार फलता है और साल भर उसकी सेवा करनी पड़ती है, पानी डालो, खाद डालो, है कांटा ऊपर से उग जाता है। तो हम चाहते हैं कि विकास के यहाँ जो नींबू का पेड़ है वही हमारे यहाँ हो जाए। तो इस कालिक प्रवर्धन द्वारा हम उससे तना के द्वारा, उसी का तने से उसकी कटिंग हम बता देंगे, किस तरह उसकी छाल निकाली जाती है, उसमें पोषक तत्व वाली मिट्टी बांध देते हैं उस जगह से। अब बांध करके फिर कुछ समय बाद वहाँ पर जहाँ पर हमने छाल निकाली थी वहाँ से जड़ें निकल आती हैं, उधर से काट करके रोपाई कर दो, फल भी देने लगेगा। जितना बड़ा होता जाएगा उतनी ही फलों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। छोटा होगा तो कम फल देगा, है ना। अब ऐसा थोड़ी कि इतना छोटा सा पौधा है और वो हमारा 4 कुंटल आम फल जाए या नींबू फल जाए, ऐसा होता है क्या? जितनी शाखाएं होंगी, जितनी शाखाएं बढ़ती जाएंगी, जितना विशाल पौधा होगा उतने ही ज्यादा पौधे होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। हाँ, तो बच्चों दूसरा है, ये लिख गया ना। दूसरा है आपका, पहले हमने अलैंगिक जनन पढ़ाया। अलैंगिक जनन में हमने 4 भाग पढ़ाए। चारों भाग समझ में आ गए सभी बच्चों के? समझ में आ गए? बोलो भाई। जी सर। हाँ, तो अब दूसरा वाला जो दूसरा भाग है वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है कि इस वाले जनन में नर भाग और मादा भाग दोनों की भागीदारी होती है। दोनों की भागीदारी से ही पूर्ण होगा। जैसे देखते हैं पौधों में क्या होता है कि जो हमारा पुष्प होता है, पौधों में जो जनन कौन सा है? पौधों में जनन अंग कौन सा है? पुष्प। कौन सा है? पुष्प। पुष्प क्या होता है? पुष्प क्या होता है? फूल। वो नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं, वो नहीं। ठीक है, वो पुष्प नहीं, वो पुष्पा नहीं, पुष्प। ठीक है, पुष्प। अगर एक पुष्प की संरचना देखें, थोड़ा सा लिखना बंद कर लो, थोड़ा समझ लो, थोड़ा समझ लिखने का हम समय दे देते हैं, तो लिख लेते हैं। तो पुष्प देख लो, पुष्प का चित्र हमने बनाया था। अब बना चुके हो तो लोग मत बनाना, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
जो पुष्प होते हैं बच्चों, पुष्प के भाग हमने बताए थे, ये जो भाग होते हैं इसको बाह्य दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। अभी सरसों के पुष्प की संरचना है, इधर देखते जाओ, देखो करूँ जो रंगीन वाला भाग होता है उसको बोलते हैं दलपुंज। बाह्य दल पुंज लिख दो, पुंज का मतलब कई उठेंगे है। ये हो गया दलपुंज, ये हो गया वर्तिका, ये हो गया वर्तिका, ये हो गया वर्तिका। ठीक है, हाँ हाँ, और देखो बनाओ, और ये है जो छठियाँ बने हैं, ये है बेटा पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर है। ये है अंडाशय। क्या है? अंडाशय। ये सरसों के पौधे की जगह की बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दो। ये है अंडाशय, ये जिसमें फूल रखा हुआ है ये जगह, ये है पुष्पासन। तो खैर वो मत लिखो, ये चीजें थोड़ा सा नोट कर लेना। अब जरा देखो इधर, पुष्प के कई भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। ये स्त्री केसर। अब देखिए समझिए कि पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दल, ये जो बाहर, अभी पुष्प नहीं है सरसों का हम दिखा देते, कई बार तुमको दिखाई भी है, हरे हरे रंग का होता है, तो ये बाह्य दल है। इसके बाद दल, अगर सरसों की बात है तो दल 4 ठो होंगे, बाह्य दल 4 ठो होंगे। इसके बाद पुंकेसर, ये नर भाग है। ये कौन सा है? पुरुष वाला भाग है, नर भाग, नर वाला भाग है। ठीक है। स्त्री केसर में वर्तिका, यानी ये वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय, ये मिला करके स्त्री केसर बनता है। ठीक है, स्त्री केसर बनता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्त्री केसर में कौन कौन से आते हैं, तो इसलिए हम पोस्टर में लिखे दे रहे हैं। वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, हाँ 3 चीज अपने क्लास के हिसाब से 3 चीज याद रखो। ठीक है, नर वाला भाग ये है तुम्हारा। ठीक है, अब समझ गए। तो मादा वाला भाग ये है। ठीक, हाँ इतना नोट करो। अब देखो, अब इनकी स्थिति को देखते हुए ये नर वाला भाग और मादा वाला भाग, क्या देखो, नर वाला भाग और मादा वाला भाग। कोई पुष्प ऐसा होगा कि जिसमें दोनों भाग एक ही पुष्प में होंगे, कोई पुष्प ऐसा होगा कि जिसमें केवल एक ही भाग होगा, चाहे नर वाला हो चाहे मादा वाला हो, केवल एक ही होगा, लक्ष्मी। ठीक, बात समझ रहे हो? तो पुष्प के प्रकार इस हिसाब से जो पुष्प नर और इन स्थितियों को देखते हुए जो पुष्प के प्रकार होंगे, वो पुष्प के 2 प्रकार हो जाएंगे। पुष्प के प्रकार कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के हो जाएंगे। पहला हो गया एकलिंगी पुष्प, और दूसरा हो गया द्विलिंगी पुष्प। अब देखो एकलिंगी पुष्प क्या होता है, इसमें एकलिंगी पुष्प में केवल एक भाग होगा, या तो ये नर वाला भाग होगा या तो मादा वाला भाग होगा, एक नहीं होगा। ठीक है, एक ही होगा, या तो मादा वाला भाग होगा किसी में नर वाला भाग होगा। एक पुष्प में नहीं होगा, एक ही पुष्प की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जिसमें एक ही भाग हो, जिसमें एक भाग, पुंकेसर नर वाला भाग हो गया, या स्त्री केसर में से केवल एक भाग हो, केवल एक ही भाग हो।
उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। पुष्प कहते हैं। बात समझ में आ गई? इस प्रकार के पौधे कौन से होते हैं? जैसे पपीता। पपीता का पौधा ऐसा ही होता है। पपीता में जो फूल फूलेगा ना, तो उसमें एक ही भाग होगा, या तो नर वाला होगा, किसी पौधे में नर वाला होगा, किसी पौधे में मादा वाला होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही पुष्प में दोनों भाग हो जाए। सरसों वाला होगा, उसमें दोनों में एक ही होंगे, नर वाला भाग भी उसी में होगा, मादा वाला भाग भी उसी में होगा। जैसे पपीता हो गया बेटा, जैसे मक्का हो गया, मकाई जानते हो? मक्का में भी यही स्थिति होती है, एक ही भाग होगा, किसी पौधे में नर वाला भाग, किसी पौधे में मादा वाला भाग। लेकिन अब उसमें दाना कैसे बन जाता है वो बताएंगे। जैसे ककड़ी, ककड़ी जानते हो? चलो इसी का देखते हैं। तो इनमें क्या होता है? एक ही भाग होता है, ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ द्विलिंगी पुष्प में। द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है कि एक ही पुष्प पर, एक ही पुष्प में पुंकेसर, पुंकेसर का मतलब नर भाग, नर वाला भाग है, और स्त्री केसर। देख के जाओ, स्त्री केसर का मतलब वर्तिकाग्र वर्तिकांडाशय पाए जाते हैं या होते, उसे क्या कहते हैं? उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे लिखो, जैसे ऐसा कोई पौधा होता है क्या? जैसे सरसों, अभी किसका पुष्प बनाए थे? अब अरे तो एक तो कम से कम बता ही दिया करो, तो एक भी नहीं बोलोगे तो क्या होगा बता? ऐसा थोड़ी है, एक कम से कम एक आध बता दो। मटर हो गया, सेम हो गया, इत्यादि का भी हो गया, इत्यादि तो हमें बहुत सारे पुष्प को देख करके बता सकते हो। अगर दोनों भाग हो तो समझ जाना ये द्विलिंगी पुष्प है। अगर केवल एक भाग हो, क्या है? अरे बोलो, टड़का रही थी तो हमें कहला था हम आ जा। हाँ तो यहाँ वहाँ का न देख, ठीक है ना, यहाँ का देख। तो ये चीज समझ में आई, इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे बताते हैं। अब देखो, जो पुष्प के भाग हैं, पुष्प के भाग हमने 4 मुख्यतः भाग बताए हैं, जिसमें से जो सबसे पुष्प का जो सबसे आकर्षक भाग होता है, सबसे रंगीन भाग होता है, चाहे गुड़हल का फूल देखना, चाहे गुलाब का देखना, सरसों का देखना, जो कलरफुल होता है, ज़्यादातर कलर्ड होता है। कोई सफ़ेद होगा, कोई नीला होगा, कोई किसी कलर का होगा, कोई लाल होगा, है ना। तो जो सफ़ेद कलर का होता है, तो जो कलरफुल होता है ना, वो उसको कलर कहते हैं दल। क्या कहते हैं? दल। यानी जो लाल लाल कलर का होता है, पंखुड़ियाँ टाइप की होती हैं इसमें गुलाब के फूल में, तो वो पंखुड़ियाँ वो क्या है? दल। क्या है? दल। उसके नीचे उसको एक जमाए रखता है, पकड़े रहता है, उसके बाहर से लगे होते हैं, वो 12 दल लगे होते हैं। सरसों उसमें 4 होते हैं, सब में संख्या अलग अलग होती है। इसके बाद जो नर वाला भाग है, ये है पुंकेसर, इसको बोलते हैं, ये नर वाला भाग है। इस पुंकेसर के ऊपर जो है थोड़ा सा मोटाई वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं परागकोश। ये जब फटता है तो इसके अंदर चूर्ण नामक, चूर्ण जैसे, बिल्कुल पाउडर जैसे, रगदा जैसे, इससे निकलता है, उसको बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। वही परागकण यहाँ पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे? हवा द्वारा, कीड़े मकोड़ों द्वारा, वो कैसे, वो प्रक्रिया हम समझाएंगे बाद में। तो नर वाला भाग ऐसी संरचना होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या भरा होता है? परागकण। जब ये फटेगा तो परागकण निकलेंगे, ठीक है। ये स्त्री केसर यानी स्त्री वाला भाग। सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र, फिर ये वर्तिका, ये अंडासन, ये यहाँ पर रखा होता है, इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन, ठीक है। तो ये स्त्री केसर है, ये स्त्री केसर है पुष्प का, ठीक है। स्त्री केसर, ये पुरुष वाला भाग यानी पुंकेसर, पुरुष वाला भाग यानी पुंकेसर, स्त्री वाला भाग यानी स्त्री केसर, बाह्य दल,
भाग समझ में आ गए, क्लियर का। इनको बना लो। आगे की जो क्लास होगी वो कल होगी। कल बताई जाएगी कि परागण किसे कहते हैं और निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, नोट कर लो।